नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में नागपंचमी पूरी श्रद्धा से मनाई गई। बीदर जिले में वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की देखभाल जरूरी। मैसूर में मेगा कांग्रेस जन आंदोलन कर्नाटक में पूर्ववर्ती भाजपा जेडीएस सरकारों के तहत कथित घोटाले को उजागर करने के लिए तैयार। पवन कल्याण ने सिद्धरामैया और खंडे से मुलाकात की, वन मुद्दों पर चर्चा की। पोक्सो मामला अदालत से सच्चाई सामने आएगी, सिद्धरामैया को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, येदियुरप्पा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। इस दिन सांपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से आर्थिक लाभ होता है और जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। नागपंचमी का त्योहार को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। आज यानी 9 अगस्त को नागपंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन सांपों की पूजा होती है। हिंदू धर्म में सांप को देवता के तौर पर पूजा जाता है। नागपंचमी के दिन सांप की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियां हासिल की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि नागपंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। आज बीदर शहर के चंदवाड़ा रोड पर स्थित एक पवित्र पेड़ के पास पूजा आदि की गई, जिसमें महिलाओं ने अधिक रूप से भाग लिया है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर जिले भर में वन विभाग द्वारा इस वर्ष वन उत्सव के तहत पौधे लगाए गए हैं। बीदर शहर के मुख्य सड़कों और अन्य सड़कों पर रहे डिवाइडर पर पेड़ लगाकर वन विभाग ने पेड़ की सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाई गई है, जिस पौधे को कोई नुकसान न हो और वहां आसानी से फल फूल सके। वन विभाग ने अपनी ओर से कार्य को बहुत ही अच्छी तरह अंजाम दिया है। ऐसा हर साल होता है, लेकिन बारिश के मौसम के बाद यह पौधे सूख जाते हैं क्योंकि इनकी देखभाल नहीं होती। हालांकि आबादी वाले इलाकों में लोग अपनी दुकान या मकान के सामने रहे पौधों को पानी देकर सींचते हैं, लेकिन बाहरी इलाकों में इस प्रकार के पौधों की कोई देखभाल नहीं होने से यह नष्ट हो जाते हैं। इन पौधों को पनपने के लिए पानी और देखभाल की जरूरी है। संबंधित विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी सही निभाता है तो आज के यह पौधे कल एक बड़े पेड़ का आकार लेकर पनपेंगे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। केपीसीसी बीदर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष नसीर खान ने बीदर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई के उपाध्यक्ष के रूप में सैयद खैरुद्दीन को नियुक्त कर आदेश जारी किया है। यह आदेश पूर्व विधायक अशोक खेड़ी द्वारा सैयद खैरुद्दीन को सौंपा गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा, केपीसीसी स्टेट सेक्रेटरी सैयद समीउद्दीन, मोहम्मद मिराज और मुस्तफा आदि बेंगलुरु में मौजूद थे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस शुक्रवार को सुबह 11 बजे मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जन आंदोलन आयोजित सत्यमेव जयते के नारे के साथ एक विशाल मंच बनाया गया है और इस पर पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नीति राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा वे 2008 से 2013 और 2019 से 2023 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और इससे पहले की जेडीएस के नेतृत्व वाली सरकारों के तहत हुए कथित घोटालों को उजागर किया गया। इसके अलावा 40% कमीशन, कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों को उजागर किया गया। उन्होंने भाजपा और जेडीएस दोनों के विभिन्न विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मामलों को
सूचीबद्ध किया है। उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान दर्ज भ्रष्टाचार, गुमशुदगी, यौन शोषण, बाल विवाह, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य मामलों को भी सूचीबद्ध किया है। इन सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई। मैसूरू, कुडगू, चामराजनगर और मंड्या जिलों सहित पुराने मैसूरू क्षेत्र से 2 लाख से अधिक लोगों इसमें शामिल हुए हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के अलावा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल, सभी मंत्री, विधायक, विधान परिषद, बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भाग लिया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के संस्थापक कोनिराला पवन कल्याण ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनका सहयोग मांगा। वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के साथ अपनी निर्धारित बैठक के इतर पवन ने सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आवास मंत्री जमीर अहमद खान, विधायक आनेकल शिवन्ना, नेलमंगला श्रीनिवास और बेलगावी उत्तर के विधायक आसिफ सैद भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार उनके दौरे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पवन, जो आंध्र प्रदेश सरकार में वन विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने कहा, मैंने वन विभाग के संबंध में 7 सूत्री एजेंडे पर सीएम के साथ चर्चा की ताकि आपसी सहमति बनाई जा सके। उन्होंने सिद्धरामैया के साथ राजनीति पर किसी भी तरह की चर्चा से इनकार किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने उनसे सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने को कहा है क्योंकि वह पॉक्सो अधिनियम मामले में आरोपी है। वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि जब अदालत मामले पर फैसला करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी और सिद्धरामैया को करारा जवाब मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मोड़ा साइट आवंटन घोटाले की ओर इशारा करते हुए सिद्धरामैया पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके सेवानिवृत्त होने और घर जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को ऐसी बातें कहनी पड़ती है। उनके सेवानिवृत्त होने और घर जाने का समय नजदीक आ रहा है। उनके लिए दूसरों के बारे में ऐसी बातें कहना स्वाभाविक है। येदियुरप्पा ने एक सवाल के जवाब में कहा, कौन सेवानिवृत्त होगा, कौन नहीं, यह हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब कुछ दिनों में अदालत द्वारा मामले का फैसला किया जाएगा, उसके बाद तय करेंगे कि कौन सेवानिवृत्त होगा। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। 3 मुक्कलिगा नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में मौखिक द्वंद्व और हाथापाई के बीच कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पीछे छूट गए। प्रतीत होता है सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल सेकुलर जेडीएस ने कथित वाल्मीकि निगम घोटाले और सिद्धरामैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से अपनी पत्नी पार्वती को 14 स्थल आवंटित करवाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप के खिलाफ 3 अगस्त को बेंगलुरु में मैसूर चलो पदयात्रा शुरू की। जवाब में कांग्रेस ने भी उसी दिन दोनों सहयोगी दलों की पदयात्रा शब्द पर एक नाटक, जिसका अर्थ है पापों की यात्रा, का मुकाबला करने के लिए अपनी जन आंदोलन रैलियां शुरू की। हालांकि कांग्रेस की रैली 9 अगस्त को समाप्त होगी, जिस दिन बीजेपी जेडीएस की रैली मैसूर पहुंचेगी। लेकिन बाद की रैली के समापन से एक दिन पहले हालांकि मुक्कलिगा नेता कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और जेडीएस प्रमुख और मंड्या सांसद एचडी कुमारस्वामी मुक्कलिगा समर्थन के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं, जबकि कुमारस्वामी के समर्थकों और हासन से पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम जेगौड़ा, जो स्वयं भी मुक्कलिगा है, उनके बीच हाथापाई भी हुई। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि लोगों ने भाजपा जेडीएस पदयात्रा को खारिज कर दिया है क्योंकि इसमें उद्देश्य का अभाव है। उन्होंने कहा बीजेपी जेडीएस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है?
वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक ओबीसी नेता दूसरी बार सीएम बन गया है। लोग पदयात्रा को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीएस कार्यकर्ता यात्रा में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से खास सवाल पूछे हैं, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 2007 में संदूर में अवैध रूप से खनन को मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, मैंने मीडिया में इस बारे में रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे बताया गया है कि एक आरोप पत्र दायर किया गया है और लोकायुक्त ने राज्यपाल से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। राज्यपाल ने अभी तक अनुरोध को मंजूरी नहीं दी है। मेरे पास इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि राज्यपाल इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी की सीमा के भीतर होटल, दुकानों, बार और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों के संचालन का समय बढ़ाकर रात 1 बजे तक कर दिया है। 29 जुलाई के सरकारी आदेश के अनुसार CL4 क्लब लाइसेंस, CL6 स्टार होटल लाइसेंस, CL7 होटल और बोर्डिंग हाउस लाइसेंस और CL7D अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले होटल और बोर्डिंग हाउस लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को अब सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक काम करने की अनुमति है। CL9 रिफ्रेशमेंट रूम बार लाइसेंस वाले प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक काम कर सकते हैं। रात्रिकालीन घंटों के इस विस्तार को शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसकी घोषणा सबसे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2023 में कर्नाटक बजट के दौरान की थी। इस कदम से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा। कर्नाटक सरकार ने उप मुख्यमंत्री और पंचायत राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पवन कल्याण और कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी खंड्रे के बीच गुरुवार को बेंगलुरु में सफल वार्ता के बाद आंध्र प्रदेश को 8 कुमकी प्रशिक्षित हाथी उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। चित्तूर और पार्वतीपुरम मान्यम जिलों में जंगली हाथियों को मानव बस्तियों में घुसने से रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से कुमकी हाथियों की मांग की। मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश कर्नाटक सीमा पार करने वाले हाथियों से निपटने पर भी चर्चा की। चर्चा किए गए 7 विषयों में लाल चंदन का मुद्दा भी शामिल था। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बताया गया कि कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश से तस्करी करके लाए गए 140 करोड़ रुपए के लाल चंदन जब्त किए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पवन कल्याण ने जब्त संपत्ति के संबंध में राज्यों के बीच कानूनी ढांचे को स्वीकार किया और कहा कि दोनों सरकारें इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हमारे राज्य के खजाने खाली है। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि दोनों राज्यों ने लाल चंदन की तस्करी और वन उपज से संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग पर भी चर्चा की। हमने शिकारियों के खतरे से निपटने और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उपग्रहों सहित आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने पर चर्चा की। चर्चा के अन्य मुद्दों में इको टूरिज्म और जंगल सफारी भी शामिल थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में नागपंचमी पूरी श्रद्धा से मनाई गई। बीदर जिले में वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की देखभाल जरूरी। मैसूर में मेगा कांग्रेस जन आंदोलन कर्नाटक में पूर्ववर्ती भाजपा जेडीएस सरकारों के तहत कथित घोटाले को उजागर करने के लिए तैयार। पवन कल्याण ने सिद्धरामैया और खंड्रे से मुलाकात की, वन मुद्दों पर चर्चा की। पोक्सो मामला अदालत से सच्चाई सामने आएगी, सिद्धरामैया को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, येदियुरप्पा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।